हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिकेत। सो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के जैक बोर्ड के 2024 में आने वाले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो, यहाँ पे टोटली 200 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस सीरीज़ में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 200 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ विद डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एकदम डिटेल सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में केवल हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, केवल हम लोग कितना क्वेश्चन कवर करेंगे? 50 क्वेश्चन। अब ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन में आप लोग जो चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चा, इन पांचों चैप्टर का अगर आपको एमसीक्यू इतना पढ़ के जाना है कि जिससे आपका काम बन जाए, तो बस ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे वैसे पॉइंट्स कवर करे हैं, सारे वैसे क्वेश्चन कवर करे हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया है और उसको कुछ इसमें मॉडल सेट भी मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को आप देखिए, बस आप देखिए, देख करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चीज़ को समझिए, और उसकी उतना ही काफ़ी है इस एमसीक्यू को समझने के लिए। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ पॉसिबल। बोल रहा है इसमें से कौन सा चार्ज क्या है, पॉसिबल है। ऑप्शन हमारे सामने है 5.8, 3.2, 4.5, 8.6। तो देखो क्या बोल रहा है, चार्ज पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन ई, ठीक है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो देखो हमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो अगर हमारा जो n है, ये जो n होता है, ये n बेसिकली क्या होता है? ये n होता है इंटीजर। तो अगर ये जो हमारा n है, अगर ये इंटीजर हो गया तो ये पॉसिबल होगा। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n इज़ इक्वल टू होगा Q बाई ई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा बोल रहा है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो हम इसमें से किसी भी चार्ज को रख के देखें तो ई जो है, ई इसके वैल्यू को देख के समझे, क्योंकि देखो इसमें से जो कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये एन जो आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 ऐसे करके, तो मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो अगर हम ई को देखें तो हमारा ई जो होता है वो कितना है? आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सोचो इस ऑप्शन में 8.6 1.6 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो गया। 4.5 भी नहीं कटेगा, ये भी गया। और 5.8 भी नहीं कटेगा, तो ये भी गया। कटेगा कौन? कटेगा आपका यहाँ से 3.2। तो अगर हम यहाँ पे रख दे 3.2, तो देखो 3.2 इंटू क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर -18, तो ये यहाँ से कटेगा। अब जब 1.6 3.2 से कटेगा तो आपका लगभग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो दो बार में, और नीचे से ऊपर पावर -18 है, नीचे से पावर 18 जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 10 टू द पावर -18, और उधर में हो जाएगा +19। इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि 10 पे पावर 1 आएगा तो 2 इंटू 10, तो ओवरऑल कितना आएगा, 20 आएगा। तो मतलब ये जो n आया एक इंटीजर के फॉर्म में आया। तो ये जो क्वेश्चन था किससे था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से था, जिसमें आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन सा चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन था, आपने पहले भी बनाया होगा। देखो हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है। अब इस पॉइंट चार्ज का कहानी थोड़ा समझते हैं, क्या है भाई। ये पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको प्लेस किया गया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट आर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। तो बताइए कि इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, ये जो चार्ज है इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, उसको कहाँ प्लेस किया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लस चार्ज के अराउंड अपना एक इसका फील्ड होगा, ठीक है। इस प्लस चार्ज के अराउंड अपना कुछ इसका एक सर्कुलर फील्ड हो रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह का।
तो इस सर्कुलर फील्ड में अगर मान लो कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आना चाहे, मान लो ये क्यू जो टेस्ट चार्ज है ये आना चाहे, तो ये जब जैसे इस पे आएगा तो ये जो प्लस क्यू है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है कि इस क्यू नॉट को अंदर ले जाने में हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर ले जाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लियरनेस आपको देता हूँ। क्या क्लियरनेस आपको रखना है दिमाग में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। ये जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है। और अगर तुमसे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे, यानी कि भी मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वोल्ट से दिखाते हैं, तो अगर तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे तो इस फोर्स के जगह पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। और देखो ये जो फोर्स है, अगर इसका तुम्हें ये पूछ दे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो देखो ये फोर्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो फोर्स का यूज़ होने की वजह से ये वाला जो चीज़ है ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन से मैं अलग जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो दिया गया उस पर बात नहीं करके मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ही आपको इस वीडियो में देखने हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है, और ये कैसा क्वांटिटी होता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक या शर्मा गैस वर्मा गैस किसी चीज़ में भी आप देखो तो यही सब क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एसआई यूनिट वगैरह की बात करा जाता है। तो देखो अगर इसका एसआई यूनिट निकाले तो बहुत ही सिंपल सा है, फोर्स का एसआई यूनिट अगर निकालो तो होता है न्यूटन, और चार्ज का एसआई यूनिट निकालो तो होता है कूलम, और न्यूटन कूलम नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसका अगर निकालें तो जो वर्क डन है, इस वर्क डन का एसआई यूनिट अगर हम निकालें तो इसका क्या होता है, जनरली वर्क डन को हम लोग जूल में नाते हैं, और ये हो गया चार्ज कूलम, तो ये इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिया था, दैट्स वाई इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस वोल्ट का डिराइव्ड यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत उल्टा सीधा बात हो गया, अब थोड़ा क्वेश्चन पे रहते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यही होता है ना। तो पूछ रहा भाई कि फोर्स कितना लगेगा, तो ये जो क्यू नॉट इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो जब ये इधर चला जाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है, या फिर ई इंटू क्यू नॉट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ ऐसा कुछ है, यस है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, एक बारी मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा, एक बारी मैं अपने OBS में चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। ओके चल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं, इन ईच की कैपेसिटी C है, ठीक है, सबकी कैपेसिटी C है, और इसको ऐड किया जा रहा है पैरेलल कनेक्शन में। तो बताओ कि भैया इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन आया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है बाबू सीरीज़, ठीक है, ये क्या होता है, एक चीज़ होता है सीरीज़, और एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो 2 चीज़ अपने सामने होता है, एक होता है सीरीज़ और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक। तो अब हम लोग सीरीज़ और पैरेलल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है, और फिर हम उसको रेसिस्टेंस के केस के लिए भी समझाएंगे, और फिर उसको हम कैपेसिटर के केस के लिए भी समझाएंगे, क्योंकि मे भी आपसे रेसिस्टेंस भी पूछ सकता है ना भाई। तो देखो अगर हम बात करें, किसके लिए बात करें, अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं समझाता हूँ सीरीज़ का मतलब क्या होता है। देखो सीरीज़ में आप सबको पता है, सीरीज़ में सर एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। देखो यहाँ पे सीरीज़ का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई भी चीज़ है, तो इस चीज़ को
ये मान लो एक कोई भी छोटा सा चीज़ है, इस चीज़ को अगर किसी दूसरे चीज़ से कनेक्ट करें और फिर किसी तीसरी चीज़, मतलब एक ही चीज़ को बार बार ऐसे कनेक्ट करें, तो ये होता है सीरीज़। और पैरेलल में क्या होता है कि किसी चीज़ को ऐसे ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है, और उसको ऐसे इस तरीके से किसी चीज़ से ज्वाइंट करो, तो ये होता है पैरेलल, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाने में डायग्राम प्रॉब्लम होता है, डेट्स वाई मैं ये गोल गोल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को फील करना, समझना। तो ये होता है सीरीज़ और ये होता है पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या पॉइंट्स होते हैं ये आपको याद रखने हैं, चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे रसिस्टर हो, वो पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो सीरीज़ में क्या होता है कि जो करंट होता है, सीरीज़ में जो आपका करंट होता है वो करंट क्या होता है, सेम होता है, ओके। और इसका में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या बोले, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको आप बोल सकते हो जो वोल्ट होता है, यानी कि मैं सिंपली लिखूं तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भैया, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीरीज़ में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। भाई इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं यार। ट्रस्ट मी, आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो लगेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लिख तो दिया मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट करो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो 50 नहीं, करीब इस 5 चैप्टर से मिला के आप 100 क्वेश्चन तो कर रहे होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, और वही आपके क्वेश्चन बैंक, शर्मा गेस वगैरह में है। मैंने पूरा एनालाइज किया इस 5 चैप्टर को, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे 200 क्वेश्चन के सीरीज़ को कर लेते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन में 4 वीडियो होगा और एक वीडियो मैं बताऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप ये 200 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर लेते हैं तो इनफ है यार कि आप अपने फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हो, ठीक है। तो चलिए पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में शॉर्ट में लिखता हूँ, पैरेलल में जो करंट होता है वो क्या होता है, आई जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। आई यानी कि जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, और जो वोल्ट होता है यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, करंट डिफरेंट और पोटेंशियल सेम। तो देखो अगर हम रसिस्टर की बात करें तो रसिस्टर में जो सीरीज़ में रसिस्टर होता है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे आपको कॉलम बना रहा हूँ कि भैया अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग रसिस्टर के लिए। तो अगर हम रसिस्टर के लिए बात करें तो रसिस्टर में क्या होता है, अगर हम सीरीज़ में बात करें तो उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है R1 + R2 + R3, याद रखेंगे आप लोग। और अगर पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में रसिस्टर के लिए उसका आर इक्विवेलेंट का क्या, उसमें आर इक्विवेलेंट नहीं निकालते, उसमें हम लोग 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो अगर हम लोग रसिस्टर में पैरेलल के लिए बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। क्लियर है। और इसी चीज़ को अगर हम किस में देखें, इसी चीज़ को हम अगर कैपेसिटर के लिए देखें तो कैपेसिटर के केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देखो क्या होता है कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में अगर आप सीरीज़ की बात कर रहे हो तो ये पैरेलल के जैसा होगा, 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, इसमें होगा ये 1/C1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मतलब इसमें कैपेसिटर में पैरेलल के जैसा, देखो रेसिस्टर का जो पैरेलल होता है उसके जैसा इसका क्या होता है, सीरीज़ का कनेक्शन होता है। और इसका अगर हम ये देखें क्या बोलते हैं, सीरीज़ का देखें, इसका पैरेलल का देखें, कैपेसिटर का पैरेलल का, तो कैपेसिटर का पैरेलल क्या होता है, C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3। तो आपको मैंने ये डिफरेंस कराने के लिए ही याद कराया। तो पहला आपसे पूछ सकता है सीरीज़ में क्या सेम होता है, तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, करंट सेम यानी कि चार्ज सेम, ठीक है। कैपेसिटेंस के टर्म में चार्ज सेम हो जाता है और रेसिस्टर के टर्म में करंट सेम हो जाता है। तो आपको याद रखना है इन सीरीज़ करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्यों सेम होता है, क्योंकि देखो सीरीज़ में ना कहीं जंक्शन नहीं देखने को मिलता है, टूटता नहीं है, इसी वजह से सब जगह करंट सेम होता है। जबकि यहाँ जंक्शन मिलता है, अगर आई करंट यहाँ जा रहा है तो आई करंट 3 पार्ट में टूट जाएगा, I1 I2 I3, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जंक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ करंट सेम होता है, यहाँ करंट डिफरेंट होता है। और अगर यहाँ करंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल सेम होगा, और अगर यहाँ करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। रसिस्टर में R1, रसिस्टर को खाली आप याद रखो ना और बस उसका उल्टा कर दो। रसिस्टर में आपको सीरीज़ में याद है R1 + R2 + R3, कैपेसिटर में बस उसका उल्टा कर दो, कहानी खत्म। पैरेलल में आपको याद है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, उसको
पैरेलल को कैपेसिटर में जस्ट उल्टा कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो बहुत टाइम पास हो गया इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देना, ये टाइपिंग की वजह से ऐसा हो गया है। ये एक्चुअली में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। ओके, तो आप यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है किसी गॉसियन सरफेस के लिए, इनक्लोजेस द 3 चार्जेस। ठीक है, उसके अंदर 3 चार्जेस है इन फ्री स्पेस, और उसमें दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू, ये देखो ये लिखा हुआ है -14 नैनो कुलम। ये नैनो कुलम है, n नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9। और सेकेंड है Q2 इज इक्वल टू 78.85 नैनो कुलम एंड Q3 इज इक्वल टू -56 नैनो कुलम। ठीक है, तो ऐसे दिए हुए हैं। अब देखो अगर हम इसमें, हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इसमें आपको क्या निकालना है। देखो यहाँ से क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस फ्री। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम लोग गॉसियन सरफेस को समझते। देखो गॉस साहब ने कहा था कि मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है, जैसे इस ये क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस में कुछ चार्ज इनक्लोज हो रहे हैं। इनक्लोज माने मान लो इसमें Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, ऐसे करके 3 चार्ज मैं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 3 चार्ज हैं। तो मान लो इसमें जो चार्ज इनक्लोज होंगे वो चार्ज किसके बराबर होंगे। तो इसमें बोला था कि ये जो फ्लक्स आएगा हमारा, जो यहाँ पे बताया गया था कि ये जो हमारा फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या आएगा, वो आएगा Q इनक्लोजेस। वो क्या आएगा, Q इनक्लोजेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को ये पढ़ाया गया था। ये कौन कहा था, गॉस सरफेस, मतलब गॉसियन के बेसिस पे ये चीज़ कहा गया था कि क्या होता है, Q इनक्लोजेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ से फ्लक्स निकालने की कोशिश करें तो देखो हमारा फ्लक्स क्या आएगा। पहली बात, हम अगर Q1 की बात करें तो भैया हमारे पास Q1 कितना है, देखो यहाँ से हमारे पास Q1 है -14 नैनो कुलम। तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये हो गया 14 इंटू माइनस है तो आगे में साइन माइनस का लगा देते हैं। ये है 14 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -9। -9 क्यों हुआ भाई, -9 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ नैनो कुलम था। और Q2 अपने पास कितना है, Q2 है 78 पॉइंट, प्लस में था इसीलिए प्लस लग गया, 78.85 नैनो, यानी कि 10⁻⁻9। और फिर अगेन जो Q3 है वो क्या है, माइनस में है, तो इसलिए यहाँ सामने क्या लगेगा, -56 क्या हो जाएगा यहाँ पे नैनो कुलम के लिए 10⁻⁻9। ओके, तो ऐसे हो गया। और ये सब किससे डिवाइड हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो बस हम लोग को इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा बात है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10⁻⁻9 10⁻⁻9 10⁻⁻9, ये सब आ गया कॉमन। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻9 आ गया भैया कॉमन। और अगर यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ बच रहा है -14। ठीक है भाई, फिर यहाँ से बच रहा है 78.85। ठीक है, फिर यहाँ से देखो बच रहा है -56। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, हाँ, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इसमें ना पहली बार मैं इस पर शूट कर रहा हूँ, डैट्स वाई इस पर मेरा उतना कमांड नहीं है, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, बाकी कुछ दिनों में देखा जाएगा, आदत बन जाए तो। देखो फिर से हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ है थोड़ा सा एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁻12। अब देखो इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या समझना है, देखो ये 78.85 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 56 है। तो तुम अगर सोचो तो 56 माइनस में है और 14 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 56 और -14 दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 6 4 10 हो गया और 10 इधर, तो कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब तुम खुद से सोचो 78.85 में से अगर 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8.85 बचेगा। और इधर क्या है, 10⁻⁻9, तो ऊपर में क्या बचेगा, मैं रफली कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको इतना पता होगा कि यहाँ पे माइनस करने पे 8.85 आएगा। नहीं है तो भैया चेक कर लो। ठीक है, यहाँ आ गया -9 और ये नीचे से डिवाइड हो रहा है किससे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से। तो भैया देखो 8.85 कैंसिल, बचा 10⁻, ऊपर में -9 है, नीचे में -12 है। तो देखो नीचे वाला जब चीज़ ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये -9 नीचे से ऊपर गया तो बन गया +12।
तो 12 में से 9 अगर जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर, अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा आपका क्या 10 टू द पावर +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 103 लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, टाइपिंग मैं नहीं करता, कोई और करता है तो उसको पता नहीं है। ठीक है, तो ये होगा 10 टू द पावर 3। ठीक है ना, तो ये 10 टू द पावर 3 है। ठीक, आप लोग ये बस सोचा क्या ऑप्शन है भाई, 103 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 10 टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप चाहो तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप कर करके देख सकते हो, मुझे पता है थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, इतने एग्ज़ाम के समय में इतना टाइम देने में आपको लग रहा होगा कि यार क्या हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। चलो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है भाई क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस सी when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, dielectric constant 5, तो बोल रहा था percentage increase in the capacitance will be। तो देखो ध्यान से, एकदम सिंपल सी चीज़ है। क्या है चीज़ भाई, देखो क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप सबको पता है किस तरीके का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यार ये फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके का होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाला है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट दे रखा है 5। तो मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक आइडिया देता हूँ। देखो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, उसको अगर हम लोग एयर में बात करते हैं तो एयर में मान लेते तो उसका कैपेसिटेंस सी होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है, वो के टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो मान लो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो आ रहा है उसको हम लोग सी डैश बोल देते हैं, और ये के टाइम इंक्रीज़ कर गया अपने ओरिजिनल वाले से, तो ओरिजिनल वाले को सी नॉट बोल देते हैं। सी नॉट यानी कि ये हो रहा है एयर के लिए, कैपेसिटेंस इन एयर, और जो सी डैश है ये हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है भाई, ये किसके लिए है, ये है डाइलेक्ट्रिक के लिए, और ये हो गया एयर के लिए। तो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप ध्यान से समझे। ठीक है, ये क्या होता है, सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 दे रखा, मतलब ये जो के का वैल्यू है अपने को दे रखा है। ठीक है, और इसका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था बोल रहा है एयर में, देखो देखो क्या लिख रहा है, एयर में इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, सी है, तो एयर का कैपेसिटेंस भी दे रखा है सी। ठीक है, और उसको जब फील्ड किया तो डाइलेक्ट्रिक 5 बताया, तो बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगा, तो तुम लोग को आराम से समझना है। इनिशियली में क्या है, इसका सी है। ठीक है, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालें तो जो सी डैश आएगा वो सी डैश क्या आएगा, के का वैल्यू हमें दे रखा है, तो ये है 5 और 5 इंटू सी आएगा। तो देखो इनिशियली इसका सी नॉट कितना था, इनिशियली मतलब एयर के लिए जो सी नॉट था वो सी दे रखा था, और डाइलेक्ट्रिक डालने से सी डैश कितना आ गया, 5C आ गया। तो अगर हम चेंज निकालें, हम क्या निकालें, हम इस यहाँ पे चेंज निकालें, तो चेंज निकालने के लिए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आया क्या 5C, 5C में से C घटा देंगे तो चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया 4C। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज के लिए एक फार्मूला याद रखो, परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है ओरिजिनल, नहीं सॉरी परसेंटेज चेंज का जो फार्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय, देखो परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है, क्या होता है, देखो चेंज, जो भी चेंज आया है वो चेंज, और उसको डिवाइड कर दो किससे, उसके ओरिजिनल से, तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू में कर दो 100। ठीक है, तो जो चेंज आया है भैया साहब, चेंज कितना है अपने सामने, चेंज है, जो चेंज आया है वो आया है 4C, और ओरिजिनल में अपने सामने कितना था, ओरिजिनली तो C था ना एयर में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो देखो ये C और C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ये C और C कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4, तो 4 इंटू 100 यानी कि 400। ठीक है, तो ये 400% आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी 400% नहीं है। ये जैक बोर्ड का ना पिछला 4 साल का यही हालत है, 4 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है मॉडल टेस्ट पेपर में, कभी टर्म 1 कभी टर्म 2, यहाँ तक कि JCRT के क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है और ये गलत है। तो यहाँ होगा 400%। जैक बोर्ड में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो ये होता है, मिसप्रिंट होता है, तो आप याद रखेंगे ये 400% है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, आपके मन में डाउट चल रहा होगा सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, जब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप
उस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा है क्लियरली ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर आप फुलफिल हैं तो, मतलब आपको लग रहा है तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं चीज़ों को। क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रड, ठीक है, क्या लिख रहा है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर। बोल रहा है कि एक कॉपर का रड है और उसका एक पतला कॉपर का रड है, तो बताओ उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो मान लो एक रड है, इतना बड़ा है, इतना मोटा है, ठीक है। अब ये जो रड है ये भी कॉपर का है, ठीक है, ये किसका है, ये भी कॉपर का है। और इसके बाद एक और रड है जो थोड़ा सा पतला है, थीन है, एकदम पतला रड है, सपोज दैट ये है, ठीक है। तो ये भी एक रड है और ये भी कॉपर का है, दोनों रड हैं और दोनों के दोनों कैसे रड है, कॉपर के रड है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस वाले का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इस वाले के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा। मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन से हट के मैं थोड़ा बात करता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ से करीब 2 3 4 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डील करूँगा। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाबू किसके बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, कि भाई रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। देखो इस पे मैं इन सारे क्वेश्चंस को मैं इतना डिटेल में क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है भाई। ये क्या है, ये मॉडल टेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मॉडल टेस्ट पेपर से मैक्सिमम चांसेस होता है कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ जाए, इसी वजह से उनसे रिलेटेड जो भी हो रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें ना, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो किन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है भैया लेंथ पे, ठीक है। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, दूसरा वो डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। तीसरा वो किस पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। चौथा किस पे डिपेंड करता है, चौथा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि नेचर कैसा है मटेरियल का, कॉपर का है, सिल्वर का है, किस पे। अब देखो ये जो रेसिस्टेंस होता है इस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऐसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया पे, अरे यार हाँ देखो एरिया पे क्या होता है, एरिया पे होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/a, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को याद रखना। तो रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो जो रेसिस्टेंस है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे और दूसरा एरिया पे। लेंथ पे डायरेक्टली और एरिया पे इन्वर्सली। और हम सबको पता है फिजिक्स में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रो, और आता है रो L/a। अब देखो ये वाला जो रो है ना, ये जो रो आपको दिखा, ये रो ही कहलाता है, इस रो को ही कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। और यही रेसिस्टिविटी कहलाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसके लेंथ को बढ़ा दो या रड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो रेसिस्टेंस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी केवल और केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे तो देख लो, रेसिस्टिविटी जो है ये केवल, ये पहला चीज़ ही किस पे डिपेंड करता है, पहला तो भैया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसा टेम्परेचर है। और दूसरा ही किस पे डिपेंड करता है, दूसरा ही डिपेंड करता है नेचर पे। इसको डायमेंशन वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है भाई, कि लेंथ डबल कर दिए कि एरिया बढ़ा दिए, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, या फिर नहीं नन ऑफ दिस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सेम मतलब सेम क्यों होगा, क्योंकि ये रड जो है मोटा रड और पतला रड, इसको कंपेयर करें तो इसका रेसिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि नेचर थोड़ी ना चेंज हो रहा है। नेचर यानी कि मटेरियल, ठीक है। नेचर मतलब कुछ और मत सोच लेना भाई, ये मटेरियल की बात हो रही है कि कौन सा, जैसे मान लो कॉपर का है तो कॉपर से सिल्वर तो नहीं ना हो गया, या कॉपर से जिंक तो नहीं ना, मतलब कोई मटेरियल में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे कि रेसिस्टिविटी 2 चीज़ पे, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है,
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम होगा। अब मैं आपको यहाँ से कुछ कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा रेसिस्टेंस का यूनिट, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, सबको पता है। अब आपसे पूछेगा रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद कराने की कोशिश करता हूँ। याद नहीं, रटना नहीं है, सीख लेना है। देखो आपने फार्मूला निकालने सीख लिया ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर आप यहाँ से रो को निकालो, रो को, तो देखो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए जो है, ये जो आपको ए दिख रहा है, ये इधर चला जाएगा और ये एल डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा R इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अब देखो R का यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एरिया एल का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ओम मीटर आ गया। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। आपको ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, जैसे रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि करंट को रोकना, ठीक है। तो उसी तरीके से एक चीज़ और हमारे ज़िंदगी में बिलोंग करता है, फिजिक्स में बिलोंग करता है, जिसका नाम होता है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी, तो जो कंडक्टिविटी होता है, ये जो बेसिकली होता है, ये इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी होता है, ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। रेसिस्टिविटी रोकेगा तो कंडक्टिविटी उसको बढ़ाएगा। तो देखो कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो इसके यूनिट में चेंजेस आ जाएगा। देखो इसके यूनिट में क्या चेंजेस आएगा, इसको समझो ध्यान से। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे इसका था क्या, ओम मीटर था, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का हो जाएगा ओम इन्वर्स, ठीक है। क्या होगा, ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। लेकिन ओम इन्वर्स जो होता है ना, उसको हम लोग कुछ इस तरीके के साइन से लिखते हैं, ठीक है। और ये हो गया मीटर इन्वर्स। तो और इस तरीके की जो साइन है, इसको हम लोग ओम नहीं बोलते, इसको हम लोग कहते हैं महो। क्या कहते हैं, महो। तो आप याद रखना, ये महो मीटर इन्वर्स होता है। तो याद रखना कंडक्टिविटी का यूनिट ये होता है और रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ये। तो देखो मैंने आपको यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस डन करवाए। देखो सबसे पहला चीज़ आप जाके क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी चेक करना, कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा होगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट पूछा होगा, रेसिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये भी पूछा होगा। फार्मूला भी आपने याद कर लिया यहाँ से ईजिली वे में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपने ये भी देख लिया कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस में लेंथ और एरिया को बढ़ाएंगे तो बदल सकता है, लेकिन रेसिस्टिविटी बदल नहीं सकता है। चलो 6 क्वेश्चन में ही काफ़ी टाइम ले लिया हम, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है भाई, इसमें बोल रहा है ओम्स लॉ कब वैलिड है। तो देखो ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ माथापेची नहीं है, सीधा सीधे लिखना है कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं, भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के होता है। तो इस हिसाब से ये क्या आ जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। चलो अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका एक क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है कि ये जो आई जा रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आई है, इस आई का वैल्यू कितना होगा, ये जो आई आपको यहाँ दिख रहा है, इस आई का वैल्यू कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सीखना होगा KCL के बारे में। देखो KCL का दूसरा नाम क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। KCL का दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। क्या होता है, जंक्शन लॉ। अब ये KCL क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। KCL का मतलब होता है किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ बोल सकते हो इसको, जंक्शन लॉ बोल सकते हो इसको नोड लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि KCL को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो जंक्शन लॉ, नोड लॉ से पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है एट अ जंक्शन, क्या बोला जाता है, किसी जंक्शन पे, ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल टोटल करंट जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा फाइनल टोटल करंट के बराबर, ठीक है। इनिशियल टोटल करंट फाइनल टोटल करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो भाई इनिशियल टोटल करंट फाइनल टोटल करंट का मतलब समझ जाओ कि जितना करंट आएगा, ठीक है, उतना ही करंट क्या होगा, जाएगा बाहर। मतलब ये एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो KCL है ना, KCL किस चीज़ को फॉलो करता है, तो आप क्या यहाँ पे कहेंगे, KCL फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को,
ठीक है, इन सब क्वेश्चन को देखते चलो भाई, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में घूमेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा, लेकिन एक जंक्शन पे, तो मान लो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, इन सारे जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। तो देखो अगर यहाँ से 2-2 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे हो गया 4 एम्पियर, एकदम सिंपली सॉल्व करना है। अब देखो इस 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया बाहर, जो आ रहा है, जो अंदर आ रहा है उसको प्लस मानते हैं, जो जब बाहर जाता है उसको माइनस मानते हैं। तो जब दोनों आ रहा है तो जुड़ गया, तो ये बन गया 4 एम्पियर। यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से 1 एम्पियर निकल गया, तो अब कितना बचा इधर, अब इधर बचा 3 एम्पियर। फिर देखो 3 एम्पियर में से फिर 1.3 एम्पियर निकल गया, तो 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया ये कितना आया 1.7, देखो तो 1.7 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ओके ठीक है, एक्चुअली में इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो इसका डेफिनेशन मैं बोल सकता हूँ ऐसे सिंपल, एट अ जंक्शन, ये मत लिख देना कोई, ये तो मैं बस समझाने के लिए कर रहा था, इसको कोई नहीं लिखेगा, बोल दे रहा हूँ। तो क्या लिखना है, एट अ जंक्शन। ठीक है, अगर मान लो आ गया व्हाट इज केसीएल, तो एट अ जंक्शन क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑल करंट, जितने भी करंट आ रहे हैं इज़ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन कैसा सम, अलजेब्रिक सम, याद रखना है, यहाँ पे लिखना है आगे अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज़ 0, लेकिन कहाँ पे, जंक्शन पे, यही होता है केसीएल। चलो आगे बात करते हैं। बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज़ इंडिपेंडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का वो किस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो भैया सबसे पहले तो अपने को सोलेनॉइड समझना है कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखो अगर हम देखें तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सोलेनॉइड करते हैं। जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर को अगर हम इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे हेलिकल फॉर्म में बांध दें, तो ये चीज़ हमारे सामने क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। अब इस सोलेनॉइड में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं एल लेंथ, ये लेंथ एल लेंथ होता है। इसके अंदर जो टोटल टर्न्स होते हैं उसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे टर्न्स देखने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो इतना एरिया में कितना टर्न्स आया होगा, तो उसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं, जो कि होता है टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब ये जो टोटल टर्न्स आए हैं इनको एल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर एरिया का एन पता चलता है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो हमारा जो सोलेनॉइड का फार्मूला आता है वो क्या आता है, अगर हम देखें तो हमारा सोलेनॉइड का फार्मूला आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे हो जाता है हमारा NI। ठीक है, और यहाँ पे हाँ नंबर ऑफ टर्न्स NI, हाँ तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूला में देखें तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, अब n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और जो I हो गया वो क्या हो गया, करंट हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि भैया इंडिपेंडेंट किस में होगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट। तो देखो इसमें इंडिपेंडेंट किस पे है, सबसे पहली बात देखें तो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है भाई, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और रेडियस पे ये इंडिपेंडेंट है, क्या चीज़ पे इंडिपेंडेंट है, रेडियस पे। फार्मूला हम लोग को ये बता रहा है, कौन से रेडियस की बात हो रही है, ये वाला जो यहाँ सर्कल बन रहा है ना बाबू, जो ये जो हेलिक्स बन रहा है, इस सर्कल का ये जो पॉइंट आ रहा है, ये रेडियस जो आ रहा है, इस रेडियस पे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये जो सर्कल आपका यहाँ बना है इसका कुछ अपना एक रेडियस होगा ना जी, तो उसी रेडियस के क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फार्मूला भी बता दिया यहाँ पे। बोल रहा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो टेस्ला होता है, ठीक है, एकदम सिंपल सी वर्ड में, या तो टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, या तो टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को वायर क्या लिख रहा है, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैरी अ करंट I एम्पियर इन अ सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों वायर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बताइए कि इनके बीच का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो फोर्स लगता है ना, वो बेसिकली जो फोर्स होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल f। और स्मॉल f जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये अपने पास फार्मूला आता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हमारे सामने क्या बोल रहा है कि पहले बात तो भैया करंट जो चल रहा है वो क्या है, करंट जो चल रहा है ये दोनों में सेम चल रहा है। तो ये जो I1 I2 का लफड़ा है वो तो पहले ही ख़त्म हो गया। तो हमारा जो F है वो F क्या हो गया, म्यू नॉट
I1 स्क्वायर, क्योंकि I1 इंटू I2 मिल के I1 स्क्वायर बन गया, और ये बन गया 2πd। ठीक है, तो हमें से पूछ रहा है कि अगर ये दोनों वायर ऐसे हैं तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, तो फोर्स तो ये होगा, ये तो कंफर्म पता चल गया। तो इस ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो देखो इस ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, ठीक है, नीचे वाला तो नहीं है, नीचे डी स्क्वायर हो गया और ये पता नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हैं। ठीक है, अब देखो इस ऑप्शन में एक में कह रहा है अट्रैक्ट और एक में कह रहा है रिपेल। ठीक है, तो भाई अट्रैक्ट कब करेगा, तो आप याद रखेंगे अट्रैक्ट कब करेगा, जब करंट का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो अट्रैक्ट करेगा। और जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो करंट है ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है। देखो सेपरेटेड बाय अ पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस करंट कैरिंग I एम्पियर इन सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगा। तो सेम पूछा तो अपोजिट भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन मान लो बोल दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट में क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। देखो 11 नंबर तक जो क्वेश्चन था ये मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे, काम खत्म करेंगे। थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये मॉडल टेस्ट का था, इस पर हम लोग को डिस्कस करना था, अच्छा चीज़ था। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो देखो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का है कि नहीं, इस तरीके का होता है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे सपोज दैट एक माइनस क्यू चार्ज है, तो हमने एक डाइपोल ऐसे बना के रख दिया, तो इधर एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, तो वो क्या होगा, तो ये देखो ये जो है ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो नेट चार्ज होता है उस पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये क्या होगा, ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, इस पहले वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे इस पे पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे, कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है। तो एक्चुअली में जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या पता करते हैं, स्ट्रेंथ पता करते हैं। ठीक है, क्या पता करते हैं, थोड़ा सा हाँ क्या पता करते हैं, जब हम इसका स्ट्रेंथ पता करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब हम क्या पता करें, स्ट्रेंथ पता करें, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग किसे दिखाते हैं, पी वेक्टर से दिखाते हैं, और वो क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। तो आप याद रखेंगे। सो बच्चा बेटी देखो अब क्या है, अब क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट। तो देखो जब भी हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि ये है अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रोटेट हो रहा है। तो जो डाइपोल रोटेट हो रहा है कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, सपोज दैट इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, एक थीटा बन रहा है। तो इस केस में अगर मान लो मेरे को वर्क डन निकालना है, देखो फिर से समझो, ये है आपका डाइपोल और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में एक थीटा बन रहा है, और बोल रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ गया तो कुछ वर्क डन तो हो रहा होगा ना भाई, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। तो आपने अगर डेरिवेशन किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कैसे आता है, तो ये जो वर्क डन आता है वो आता है टॉर्क इंटू डी थीटा से। अगर आप टॉर्क इंटू डी थीटा कर दो, यहाँ जो टॉर्क लग रहा है उसको डी थीटा से कर के उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो थीटा के टर्म में तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क का इसमें जो वैल्यू आता है वो आता है पी ई साइन थीटा। कितना आता है, पी ई साइन
थीटा। लेकिन देखो ये P मतलब होता है आपका क्या, मैंने बताया था ना, P मतलब डाइपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट बताया था, है ना, P मतलब डाइपोल मोमेंट। तो इसको M से भी दिखाते हैं। सो दैट्स वाई अगर हम टॉर्क को लिखना चाहे तो हमारा टॉर्क ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा सकता है, ME साइन थीटा। ठीक है, तो ME साइन थीटा। मान लो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन लगाएं तो इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा, देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, यही होगा। तो टॉर्क का भाई तो हमारा फार्मूला अलग है। तो देखो ये हो गया 0 से थीटा तक। टॉर्क हमारा कितना है, मान लेते हैं ME वाला ही लेके बनाते हैं क्योंकि आंसर तो वही है ना भाई। तो ME साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो M एक डाइपोल मोमेंट है और E एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसका मौजूद है, डी थीटा का। तो इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, तो ये आ जाएगा बाहर। तो ये ME आ गया बाहर। ठीक है, केवल इंटीग्रेशन किसका हुआ, साइन थीटा इंटू डी थीटा का। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको पता होगा। तो ये आ गया ME, और यहाँ लिमिट देखो, लिमिट याद रखो, 0 से कहाँ चल रहा है, 0 से थीटा तक चल रहा है। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट 0 से थीटा तक। ठीक, अब इधर ध्यान दो, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अब देखो ये जो माइनस ऑफ कॉस थीटा है इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ME। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे। ये जो माइनस साइन था, ये माइनस साइन को हम लोग आगे रखते हैं। ठीक है, ये आगे है, सपोज दैट सब मान के चलो, क्योंकि छोड़ो मानो मत, अभी इसको इरेज कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते, बन गया ME। और यहाँ से एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट किए तो हो गया कॉस थीटा, और माइनस लोअर लिमिट पुट किए तो हो गया कॉस 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कॉस थीटा तो यहाँ कोई एक जनरल थीटा है। तो अगर हम इस 0 वाला को आगे लाएं और थीटा को उधर ले जाए तो साइन इंटरचेंज होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। फिर से समझो, ये 0 वाला आगे आएगा मतलब थीटा के पास आएगा, और थीटा वाला 0 के पास जाएगा, तो साइन का इसके सामने माइनस लगेगा, और ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। सो डैट्स वाई इसको प्लस करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ME, और आगे में हम लिख देंगे कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो ये आ गया ME कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो सो डैट्स वाई इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, ME 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैंने आपको यहाँ डेरिवेशन भी समझा दिया एक शॉर्ट में। आप थोड़ा सा अगर देखेंगे डेरिवेशन को तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको मैंने MCQ का भी क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, तो ये चाहो तो आप यहाँ से डेरिवेशंस बना सकते हो। इस ऐसा ही डेरिवेशन है, बस थोड़ा डिटेल में बनाना है और क्या। चलो, तो अब आ रहा है बात द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है इसके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो देखो, जो हमारा पोटेंशियल होता है ना वो होता है DV। मान लो वो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है DV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू DX। ये होता है रिलेशन, याद रखेंगे इसको। तो इसको अगर हम E का वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ DV बाय DX। ठीक है, तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, माइनस ऑफ DV बाई DX। अब ये कैसे हुआ, देखो E इधर था, ये DX नीचे चला गया तो DV बाई DX हुआ, ये माइनस साइन उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ DV बाई DX। तो E का रिलेशन ये आएगा। अब बताओ इसमें कौन सा है, ये DV बाई DX है, ये XDV है, ऊपर वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्लियर हुआ। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, पैरेलल प्लेट, तो कैपेसिटर विच इज रिमेन कनेक्टेड टू द बैटरी देन चार्ज ऑन प्लेट्स रिलेटिव। बोल रहा है क्या कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया प्लेट, पैरेलल प्लेट में, और कैपेसिटर जो है वो रिमेन कनेक्टेड रहा बैटरी से, तो बताइए चार्ज क्या होगा, रिलेटिव चार्ज क्या होगा।
तो यहाँ देखो रिलेटिव चार्ज जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, आप पूछ रहा है मोर होगा, लेस और मोर में बी या फिर सेम। तो देखो याद रखो, जब डाइलेक्ट्रिक बढ़ाते हैं हम लोग तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। और लेकिन वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया क्या बोल रहा है, वोल्टेज जो है कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब डाइलेक्ट्रिक बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है और वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। किसी बॉडी पे अगर हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से क्या होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ने से क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, वोल्टेज से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही वाला चीज़ मोर होगा, मतलब इसका जो रिलेटिव चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक। सिंपल सी बात है, सीधा सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। देखो थिन स्पेरिकल सेल जो होता है आप सबने पढ़ा होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का है, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का है, जिसमें गॉस लॉ में पढ़ाया गया था कि मान लो ये एक चार्ज है सपोज दैट, और इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ऐसे बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है इस चार्ज के अराउंड कुछ इस तरीके का सरफेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो रेडियस है, इस रेडियस को बोला जाता है कि ये स्मॉल आर है, ये वाला रेडियस जो है ये स्मॉल आर है, ठीक है। या फिर इसको कैपिटल आर भी दिखा देते जैसे बुक। और इससे बाहर वाला जो रेडियस होता था बोलता था कि ये आउटर है, ठीक है, बाहर वाला। तो इस बाहर वाला में इसका क्या दिखाता था, देखो बाहर वाले में क्या रहता था, थोड़ा सा डायग्राम पे नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बाहर वाला का जो रेडियस होता था वो क्या होता था, कैपिटल आर होता था, है ना, कैपिटल आर। तो बोल रहा है कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्पेरिकल सेल क्या होगा। तो आप सब ने पता है कि जो मैक्सिमम कब होता था, मैक्सिमम इसके सरफेस पे होता था और इनसाइड में क्या होता था, जीरो होता था। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल का, उसका क्या होता है, इनसाइड द सेल क्या होता है, नेवर जीरो नहीं, इनसाइड द सेल क्या होगा, जीरो एट ऑल पॉइंट, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, जीरो एट ऑल पॉइंट। तो याद रहेगा आपको ये चीज़। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। बोल रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, उसके बाद जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो मान लो कि ये एक चार्ज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ऐसे मान के चलते कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आर डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसको बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे से जो चार्ज रखा हुआ है उसका डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए उसके पोटेंशियल में क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, पोटेंशियल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है V = KQ/R, ठीक है। तो ये जो K है तो कांस्टेंट है और चार्ज भी हमारा मान लो 1 कूलम बोल दिया 2 कूलम, तो चार्ज का भी कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर हम देखें तो जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर R बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा। तो देखो अगर हम यहाँ से R को बढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहा है, डिस्टेंस यानी कि R, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये फंक्शन है रेडियस का, मतलब डिस्टेंस का। तो R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ओके चलो, अब पूछ रहा है कि किर्चॉफ फर्स्ट लॉ और किर्चॉफ सेकंड लॉ कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि देखो भाई जो KCL होता है, KCL का मैंने दूसरा नाम भी बताया स्टार्टिंग के वीडियो में ही। तो देखो जो KCL होता है ना वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसको फॉलो करता है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, एनर्जी को नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जाता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, क्या बोला जाता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज 0।
और देखो केवीएल क्या कहता है, अगर हम केवीएल की बात करें, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये किसका फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फॉलो करता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी लूप के अंदर, लूप तो आपको पता ही होगा, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा तो पता होगा, तो इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी लूप के अंदर, इन एनी लूप, जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो एल्जेब्रिक सम होगा, किसका, उसमें जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, ऑल पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप, इन एनी लूप या फिर इन एन लूप, ठीक है, इज क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे उनका अगर हम लोग सम करें तो सब के सब क्या आएंगे, जीरो होंगे। इसका भी साइन कन्वेंशन है। तो आप याद रखेंगे केसीएल को पहली बात तो जंक्शन लॉ, नोड लॉ ये बोला जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। तो अगर आपसे बोल रहा है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ किस पे करता है। तो अगर खाली सेकेंड बोलता ना तो एनर्जी पे होता, लेकिन अगर खाली फर्स्ट बोलता तो चार्ज पे होता। लेकिन बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, तो चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली दोनों होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है आपका क्लियरली। चलो आगे बात करते हैं। बोल रहा है वाई वेटस्टोन ब्रिज इज मोर एक्यूरेट। क्या बोल रहा है, वेटस्टोन ब्रिज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस से। क्यों, क्योंकि ये नल मेथड है। क्यों, क्योंकि ये बेस्ड ऑन किर्चॉफ्स लॉ है। क्या, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 रेसिस्टेंट है। तो क्या है इसको समझते हैं। देखो वेटस्टोन ब्रिज आप सबको पता है, आप सबने पता है कैसा होता है वेटस्टोन ब्रिज। इस तरह से एक ऐसे जा रहा होता है, इस तरह से एक यहाँ रेसिस्टेंस लगा रहता है, फिर यही रेसिस्टेंस एक यहाँ लगा रहता है इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह से एक और रेसिस्टेंस लगा रहता है, और फिर नीचे एक और ऐसी इस तरह से एक रेसिस्टेंस लगा रहता है कि नहीं। और बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। और यहाँ पे अगर की वगैरह लगाते हैं तो की वगैरह लगाते हैं, और ये इस तरह से रहता है, ठीक है। और हम गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या देख रहे होते हैं, डिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। और ये किसको किससे कनेक्ट करके रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो भैया ये क्यों बढ़िया मेथड है, ये पूछ रहा है। रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये बढ़िया मेथड क्यों है। वेटस्टोन से रेसिस्टेंस ही फाइंड होता है केवल, ठीक है, अननोन रेसिस्टेंस, याद रखना। वेटस्टोन से बैटरी नहीं नाप सकते, वेटस्टोन से केवल रेसिस्टेंस ही नाप सकते हैं। तो बोल रहा है ये बढ़िया मेथड क्यों है, क्योंकि देखो ये जो वेटस्टोन ब्रिज है ना, ये जैसे ये जो बैटरी है, ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ध्यान से समझो चीज़ों को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बैटरी एंड जो गैल्वेनोमीटर, जो एमीटर, जो भी चीज़ हम लोग इसके अंदर लगाएंगे, इन सब का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इन सब का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इस ये जो मेथड है नल मेथड का यूज़ करने से क्या होता है कि ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस वाले चीज़ होते हैं इन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो नल मेथड होने के वजह से ही ये रेसिस्टेंस को बहुत अच्छे से नाप पाता है। रीजन कि ये बैटरी और गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो इस वजह से नल पॉइंट बहुत अच्छा होता है, नल पॉइंट कोई मतलब ये नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए तो किर्चॉफ्स लॉ से भी है। तो अगर हम लोग से एक्यूरेटली आंसर पूछे कि क्या है भाई, तो इट इज़ द नल मेथड। सीधा सीधी बात बोलेंगे कि क्या है भाई, ये नल मेथड है इस वजह से। और नल मेथड होने से फ़ायदा क्या हुआ कि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस था, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नल मेथड होने की वजह से इन दोनों के इंटरनल रेसिस्टेंस को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। अब हो रहा है पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्टमीटर। बोल रहा पोटेंशियोमीटर जो होता है ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली, किसके हिसाब से, वोल्टमीटर के हिसाब से। तो भैया ऐसा काहे हो रहा है, तो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को इसलिए बोल सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये पोटेंशियोमीटर जो हमारा होता है
इसमें देखो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, इट हैज़ वायर ऑफ हाई रेसिस्टेंस, इट हैज़ वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम, हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। देखो पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, इसका डायग्राम तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, बहुत फिर लेंदी सा डायग्राम है। तो देखो पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या क्या नापते हैं पहले ये समझते हैं। देखो ये अगर पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, आप सबको पता होगा है ना पोटेंशियोमीटर। तो अगर ये पोटेंशियोमीटर है तो इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग बहुत सारे चीज़ को नापते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम लोग किसको नापते हैं, रेसिस्टेंस को नापते हैं। कोई भी ऐसी अननोन रेसिस्टेंस नाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी इससे नाप सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इससे ईएमएफ भी नाप लेते हैं, ईएमएफ यानी कि बैटरी, ठीक है ना। तो इससे 3 चीज़ नापा जाता है, रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ। तो होता क्या है ना कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ लगाते हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब चीज़ लगाते हैं। तो जैसे बेटस्टोन ब्रिज में क्या था कहानी, बेटस्टोन ब्रिज में था कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस को नहीं छेड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ क्या कहानी है कि ये बाहर से, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। अगर हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये बाहरी कोई भी करंट का यूज़ नहीं करेगा। जैसे बाहर से आपने वोल्ट मीटर लगाया, सपोज दैट, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाया, या फिर मान लो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, कुछ भी लगाया, तो इसका एनर्जी को यूज़ ही नहीं करेगा वो, ठीक है, इसका एनर्जी को यूज़ ही नहीं, मतलब इसमें कोई करंट देगा ही नहीं, इसको कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। डेट्स वाई ये ईएमएफ को बहुत अच्छे से नाप पाएगा। इसीलिए लिख रहा है कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों इतना एक्यूरेटली नाप पाता है वोल्टामीटर के कंपेरिजन में। तो देखो वोल्टमीटर जो है ना, उसको थोड़ा सा एकदम टाइनी वोल्टेज रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब उसको अगर नापना है ना तो उसको थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है वोल्ट मीटर को। लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ना, पोटेंशियोमीटर को कोई भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्किट से करंट को यूज़ ही नहीं करता है, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा है इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट से करंट को ड्रॉ ही नहीं करता है। डेट्स वाई पोटेंशियोमीटर को कोई बाहरी करंट का ज़रूरत नहीं होता है, इस वजह से पोटेंशियोमीटर अच्छा से नाप पाता है, जबकि वोल्ट मीटर को थोड़ा सा वोल्टेज का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इस वजह से तो पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, ये सारे चीज़ नापते हैं, लेकिन मेजरली सबसे अच्छा से क्या नाप पाते हैं, ईएमएफ। चलो बोला इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो इंटरनल रेसिस्टेंस जो सेल जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड सेपरेशन यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड सेपरेशन है, इलेक्ट्रोड मटेरियल है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है वो हम लोग को ध्यान से समझना है। यहाँ पे कुछ हम लोग बात पोटेंशियोमीटर को लेके थोड़ा सा और कर लेते हैं। मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि भैया हम थोड़ा सा स्पीड में पार कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ बात ऐसा कर देते हैं जो पोटेंशियोमीटर और इससे होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो पोटेंशियोमीटर होता है इसको अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका टाइम खाऊंगा, लेकिन आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर को अगर मान लो किस में चेंज करें, इस पोटेंशियोमीटर को अगर हम अमीटर में चेंज करें, किस में चेंज करें, अमीटर में, तो हमको क्या करना होगा। देखो तो पोटेंशियोमीटर को अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि आपको लो रेसिस्टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, लो रेसिस्टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और लो रेसिस्टेंस को कैसे यूज़ करना पड़ेगा, पैरेलल में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप जाके देखो क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि पोटेंशियोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो लो रेसिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है और लो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो वोल्ट मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर करने के लिए हम लोग को हाई रेसिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है। किसका, हाई रेसिस्टेंस का। और ये हाई रेसिस्टेंस जो है इसको कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये याद रखेंगे, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और क्लियर हुआ। अब देखो इसी में और चीज़ है कि पूछेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि वेटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या बोलेगा कि जो वेटस्टोन ब्रिज है, वेटस्टोन ब्रिज ये सेंसिटिव कब हो जाता है,
सेंसिटिव मतलब कि बहुत खतरनाक रिजल्ट देने लगे। तो वेटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, ठीक है, सेंसिटिव ये कब होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझें, जब इसके चारों रजिस्टर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 हो जाए, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सपोज दैट ये R4 है, और इसका फार्मूला भी पता होगा कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3, जो भी है आप एक बार देख लेना। तो ये सेंसिटिव कब होगा, जब R1 R2 R3 R4 सब एक ही रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। अब मान लो बोल रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है, उस पोटेंशियोमीटर में अगर हम लॉन्ग वायर का यूज़ करें तो उसका जो बैलेंस पॉइंट है वो उसका लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। तो ध्यान दो पहले इसका सेंसिटिवनेस को पहचानते हैं कि पोटेंशियोमीटर कैसे सेंसिटिव होगा। जैसे वेटस्टोन ब्रिज तो R1 R2 को करने से सेंसिटिव हुआ, तो पोटेंशियोमीटर कैसे सेंसिटिव होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझो। तो पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव होने के लिए हमको लॉन्ग वायर का यूज़ करना पड़ेगा, लंबा तार का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके वजह से वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। और अगर वो सेंसिटिव हो गया तो उसका जो बैलेंस पॉइंट है, जिस भी पॉइंट पे बैलेंस दे रहा था पहले, बैलेंस पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। बैलेंस पॉइंट हैज़ ग्रेटर लेंथ, ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, बैलेंस पॉइंट हैज़ ग्रेटर लेंथ, ठीक है। तो बोल रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस, इस क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फिर हम लोग समझते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नहीं पहले हम लोग देख लेते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस तो पहले ही कर दिया ना यार, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो इंटरनल रेसिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करेगा आपका करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब सबसे पहली बात कि करंट कितना निकल रहा है सेल से, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये है क्या एक्चुअली में, ये पता तो होना चाहिए ना आपको, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। देखो एक वो सेल जो बनता है ना, सेल यानी कि बैटरी, तो पता है सेल कैसा होता है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो तो ये कुछ इस तरीके का सेल होता है, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है। और इसमें मान लो कुछ सॉल्यूशन है इस तरह से, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके मान लो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं। सपोज दैट मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ एक ऐसे एक इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे या फिर यहाँ से कुछ आएंगे, तो इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होगा, और यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है। तो इस तरह का बैटरी बनता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है इलेक्ट्रोड सेपरेशन, मतलब ये इन दोनों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है कि इसका मटेरियल कैसा, उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रोलाइट का एरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ बोल रहा है बैटरी के लिए। तो देखो सबसे पहली बात, इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड का बात मैं कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, डिपेंड का, कि भैया ये डिपेंड किस पे करता है। क्योंकि देखो डज नॉट डिपेंड पूछा है तो डिपेंड भी पूछ सकता है। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड, तो जब डज नॉट डिपेंड पूछा है भाई तो डिपेंड भी पूछ सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किस पे, पहले बात तो करंट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है। लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये डिपेंड नहीं करेगा किस पे, ईएमएफ ऑफ द सेल पे, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल पे डज नॉट डिपेंड, है ना। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंट होता है ईएमएफ ऑफ द सेल पे। अब देखो हमारा ऑप्शन में ऐसा कुछ है, तो देखो हमारे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट एरिया और इलेक्ट्रोलाइट सेपरेशन, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जैसा ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से या तो सेपरेशन होना चाहिए या तो एरिया होना चाहिए। ऑप्शन इस तरह का होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन एक्चुअली में इस तरह का होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ द सेल पीए करता है। तो आप या तो इलेक्ट्रोलाइट सेपरेशन बोल सकते हो या फिर एरिया बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के बेसिस पे ईएमएफ चेंज होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एक बार आप लोग इसको शर्मा केस वगैरह में देख लें, बाकी मैंने चीज़ों को समझा दिया जो भी था। चलो अब आगे बात करते हैं। बोल रहा द एक्सप्रेशन
फॉर लॉरेंज फोर्स। भैया लॉरेंज फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन है? तो देखो लॉरेंज फोर्स पहली बात क्या होता है वो समझो, एकदम सिंपल सी बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जैसे मान लो क्रॉस क्रॉस करके एक मैग्नेटिक फील्ड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड की तरफ जा रहा है, और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ आ रहा है। ये भी आपका 1 मार्क्स में आ जाता है कि क्रॉस से हम लोग क्या दिखाते हैं। तो क्रॉस से हम लोग दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी पेपर है, जो भी स्क्रीन है, उसके अंदर जा रहा है, और डॉट मतलब बाहर आ रहा है। जैसे तुम खुद से सोचो, तुम्हारे सामने एक तीर, कोई आदमी तीर चला रहा है, तो तीर तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो तुम क्या समझोगे? डॉट। और तीर अंदर की तरफ जा रहा है, डैट मीन्स क्या समझोगे? क्रॉस, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो मान लो ये क्रॉस है, तो ये क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक चार्ज को भेज रहे हैं, तो जब हम एक चार्ज को भेजेंगे, जैसे ये क्यू चार्ज को हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये जो क्यू चार्ज है, यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, और ये ऐसे जाते के साथ एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, और ये हेलिक्स के शेप में घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये जब सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा, कुछ वेलोसिटी से ये जाएगा। पहले तो घुसते के साथ कुछ वेलोसिटी है, और ये वाला जो चीज़ है इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये क्या जा रहा है भाई? चार्ज जा रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B, ठीक है। तो ये चीज़ होगा F इज इक्वल टू Q इंटू V, मतलब चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू B। एक्चुअली में ये जो V और B है ना, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा? एक्चुअली में ये क्या होगा? Q V B साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चंस में 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 अगर ना होना तो ये मैक्सिमम वैल्यू ना देगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है। आपने अगर डेरिवेशन पढ़ा होगा तो ये क्या होता है? लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू Q इंटू वी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है, याद रख करते हैं। वही चीज़, ए चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू द बी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। क्या बोल रहा है कि फोर्स कितना एक्ट होगा? तो अभी हमने देखा ना, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू Q V B। देखो क्या बोल रहा है? Q चार्ज गया है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और वेलोसिटी क्या है? V है, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या आएगा? Q V B आएगा, Q V B साइन थीटा। चलो साइन थीटा भी लिख लेते हैं। अब बोला क्या है? ये परपेंडिकुलर टू बी है, जिसमें भी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, भी और बी यही दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखो क्यू भी इंटू बी, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है हम सबको पता है, साइन 90 साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इस हिसाब से एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू वी बी आ गया, ठीक है। तो बस यही ऑप्शन होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। देखो कहाँ है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोला 1 एम्पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सर हमने 1 कूलम में बनाया है लेकिन 1 एम्पेयर में नहीं बनाया। तो चलो फिर से चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी का, ठीक है। तो मान लो बोल रहा है कि 1 कूलम में कितना होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग? देखो 1 कूलम इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना n होता है नहीं पता, इनटू इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर हमको यहाँ से n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते थे तो हम लोग को पता है कि n का वैल्यू आता था 6.25 इंटू 6 पॉइंट होता था, ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता था n का वैल्यू, है ना। नहीं पता होगा तो आप लोग एक बार अपने एनसीईआरटी बुक को उठाए, चेक करें, n का वैल्यू इतना ही आता था। तो हमें ये नहीं पूछ रहा है कि 1 कूलम में कितना होता है, हमसे क्या पूछ रहा है? 1 एम्पियर में कितना होता है भाई। तो देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम में 6.25 होता है। तो इसकी जगह यहाँ पुट कर सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और बोल रहा है इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पार हो गया। तो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 एम्पियर में इतना ही होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ही होगा,
ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर बोलने से डरो मत, वो पूछ रहा है कि 1 कूलम जितना जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 सेकेंड में पास हो गया, तो 1 एम्पियर बन गया। क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। भाई आइडियल वोल्ट मीटर है, अगर उसका कुछ रेसिस्टेंस हो गया, तुम एक बात बताओ, कोई भी आइडियल वोल्ट मीटर है और उसी का कुछ रेसिस्टेंस हो गया तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब उसका कुछ रेसिस्टेंस हो गया तो वोल्ट मीटर तो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। इसको याद करने की चीज़ है, याद कर लेना, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जीरो होता है। बोला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? पहली बात देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का अगर तुम फार्मूला समझ गए ना तो तुमको यूनिट समझने में दिक्कत नहीं है। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है करंट इनटू एरिया। क्या है फार्मूला? करंट इनटू एरिया। तो अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकाल रहे हैं तो करंट को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मतलब इसका जो यूनिट आना चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 जूल, ठीक है, टेस्ला इनवर्स, ये भी होता है इसका यूनिट। तो याद रखिएगा 1 जूल टेस्ला इनवर्स भी होता है और एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है। दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको ऑप्शन कर देने हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे खोजते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यस, ऑप्शन नंबर डी में है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो याद रहेगा, फार्मूला भी याद रहेगा, करंट इनटू एरिया, और यूनिट भी याद रहेगा। बोला द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वर्क रिक्वायर्ड हो रहा है इंक्रीज करने का, डिस्टेंस बिटवीन कितना? -6 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। तो बोला कितना वर्क निकल पड़ा है। तो देखो इसका हमने सिंपल सीधी फार्मूला बताते हैं। अगर हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, 2 चार्ज के लिए, तो वर्क डन का हम लोग यहाँ सिंपल सीधी फार्मूला देखो करते हैं। क्या होता है उसका फार्मूला? Q1 इंटू Q2 बाई R1 माइनस अगेन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2। दोनों का वर्क डन, जो दोनों को आने के लिए वर्क डन लगा उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या है? Q1 इंटू Q2 क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से बच गया 1 बाई R1 और यहाँ से बच गया 1 बाई R2। दोनों का वर्क डन निकाल रहे हैं, सीधा सीधी बात, जो डेरिवेशन में होता है। तो देखो K का वैल्यू तो सबको पता है ना, क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 बोला है -6 माइक्रोकूलम, तो Q1 के जगह पे क्या लिखा जाएगा? -6 माइक्रोकूलम है तो क्या लिखाएगा? 10 टू द पावर -6, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो Q2 लिखाएगा 4 माइक्रोकूलम के लिए क्या लगाएगा? 10 टू द पावर -6, ठीक है। और यहाँ आ जाओ डिवाइडेड में 1 बाई R1। R1 को तुम क्या लिख सकते हो? R1 दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया 18 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में बनाओ तो ये क्या बन जाएगा? 6 को सेंटीमीटर से मीटर बनाओ तो 0.06, और ये माइनस हो जाएगा 1 बाई क्या होगा? 0.18। ये सब मीटर में हो रहा है ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया था। अब इसमें देखो, यहाँ देखो 6 क्या हो गया? 6 6 12, तो 12 जो है माइनस में है और 9 जो है प्लस में है। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 9 इंटू 6 इंटू 4, है ना, और माइनस का साइन, चलो माइनस भी दे देते हैं। और यहाँ आएगा 10 पे पावर टोटल 3 क्यों आएगा? और 3 कैसा आना चाहिए? -3 या +3? तो मेरे हिसाब से -3 आना चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर पे कैसा साइन है? माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, है ना, 12 में -12 में से 9 जाएगा ना, तो -3 आएगा। और यहाँ देखो इन सबको सॉल्व करेंगे तो इन सबको सॉल्व करने पे 1 डिवाइडेड बाई 0.09 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम पूरा करें तो देखो, इस चीज़ को पूरा अगर करें तो यहाँ पे 216 कुछ ऐसे करके आएगा, 216 इंटू 10 टू द पावर -3 वगैरह वगैरह। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2.4 जूल आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत टाइम जाएगा। इतना तो कर सकते हो आप लोग, इतना पे ला के मैंने छोड़ दिया, आपको पता चल गया बस फार्मूला कैसा यूज़ होगा। तो वर्क डन निकालने का मे भी डेरिवेशन भी आ सकता है, अगर इसका MCQ आया है तो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वर्क डन निकालने का हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इनिशियली कहाँ रखा गया है? इनिशियली इज एट रेस्ट होगा, इज एट होगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 बार टाइप हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को इनिशियली रेस्ट पे रखा गया है और इसको एक्सीलरेट किया गया है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितने वोल्ट से? 1 वोल्ट से। तो बोल रहा है कि द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें एनर्जी कितना आएगा, उस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी आ जाएगा। तो भाई देखो एनर्जी का सीधा सीधी फार्मूला होता है
है ना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है, सीधा सीधी बात। चार्ज जो है उसको अगर आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी है। तो अगर मान लो हम चार्ज को देखें तो क्यू और पोटेंशियल होता है वी, तो अगर हम यहाँ क्यू वी करें तो हमसे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, उसको एक्सिलरेट किया गया थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो पहली बात तो क्यू रहेगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसको कितने से एक्सिलरेट किया गया, 1 वोल्ट से, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये होगा वोल्ट इंटू कूलम, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी किस में होता है, जूल में होता है। तो सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू एनर्जी का फॉर्मूला क्यू इंटू वी से ये चीज़ बनेगा। फिर वही चीज़ है यार, देखो क्या बोल रहा है, कीचर्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीक्वेंस फोर्स, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। क्या फालतू सा चीज़। चलो, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, वो रहा कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। तो इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, देयर कैन बी चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देयर कैन बी नो चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, और यही इसका ऑप्शन होगा। चलो अब इस पे बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, उसको प्लेस किया गया सेंटर ऑफ क्यूब पे, मतलब एक क्यूब है उसके सेंटर पे क्यू चार्ज को क्या किया गया, प्लेस किया गया। तो बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस, ठीक है। तो हम लोग देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले ना तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर हम क्यूब पे फ्लक्स देखें, किस पे देखें, क्यूब पे फ्लक्स देखें, तो वो बेसिकली होता है क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, क्यूब के लिए। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है कि इसका एक फेस पे कितना होगा। तो देखो टोटल कितना फेस होता है, 6 फेसेस होता है, ठीक है। तो एक फेस पे कितना होगा, तो वन फेस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो भी चीज़ है इसको खाली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल तो भी मैं करा नहीं सकता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है। बोल रहा है इफ़ एन ऑफ ईच ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर जो हमारे बैटरीज हैं, जो बैटरी होते हैं ना, इस तरह से बैटरी जो सेल होते हैं, इन सेल्स को किस में कनेक्ट किया जा रहा है, इन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करने से जो हमारा टोटल ईएमएफ जो आ रहा है, बाहर का जो टोटल ईएमएफ आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का जो भी है, ये वाला जो बाहर में ईएमएफ आ और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो भी अगर पैरेलल रहता है ना, तो पैरेलल के केस में ये आता है बेसिकली E(R/N). इसका बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है भाई, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं। ये बेसिकली टॉपिक कौन सा है मैं बता देता हूँ, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ, आप जाके चाहो तो बना सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाले कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट से, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होता है। तो आप सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए बात करें। बोरा द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन इज नियरली, मतलब इज क्या होता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विथ टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब रैपिडली इंक्रीज करता है लेकिन टेम्परेचर की वजह से डिक्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात जो हम अगर करें तो इसमें कुछ ना कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से तगड़ा तरीके से एडजस्ट करने का कोशिश करना है। ये क्या होता है, नो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधी यही लिखे कि जो रेसिस्टिविटी होता है ऑफ एलॉय का, ये क्या होता है, नो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होता है।
ठीक है, थोड़ा सा यार राइटिंग वेटिंग शुरू से ही बोल रहा हूँ, नो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, तो दैट्स वाई इसका जो है वो क्या होता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, नियरली, बहुत सामने सामने, तो ये चीज़ है। पर वेटस्टोन ब्रिज में अगर बैटरी को हटा दें गैल्वेनोमीटर से, तो बताओ उसका चार्ज में क्या चांसेस होगा। जैसे बैटरी है, वेटस्टोन ब्रिज था, उसमें बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, मतलब बैटरी को रख दिया गैल्वेनोमीटर की जगह पे और गैल्वेनोमीटर को रख दिया बैटरी के जगह पे, ऐसे करके इसको इंटरचेंज कर दिया। तो बताओ डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन में कोई चेंज आएगा और आएगा या नहीं आएगा। तो इसके डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सीधा सीधी बात। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो नल पॉइंट पे बेस होता है, उसको इंटरनल रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको चेंज भी कर देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नो इंटरचेंज होगा, नॉट चेंज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, आप याद रखना इस चीज़ को। देखो बोला द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट, हम लोग देखो याद करो, मैंने बताया था कि अगर पैरेलल करंट रहता है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने बताया था ना कि जब सेम करंट जो है, अगर मैंने आपको ये चीज़ समझाया था, शुरू में ही समझाया था कि जो करंट है अगर ये कैसे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल में चल रहा है। तो जब ये सेम डायरेक्शन में चलेगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा भाई। ठीक है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब सेम डायरेक्शन में चला तो अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में चला रिपेल करेगा। हमने पहले भी ये चीज़ को बताया था। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। बोल रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मूव किया जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका वेलोसिटी हमें दिया हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो, वेलोसिटी क्या बोल रहा है, वेलोसिटी को क्या कर दिए, चार्ज पार्टिकल का डबल कर दिए। ठीक है, डबल हो गया है भाई यहाँ पे वेलोसिटी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था उसको हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो बताओ रेडियस में क्या चेंजेस आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेवल का है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसको वही बच्चा बना पाएगा जिसको ये फार्मूला पता होगा रेडियस का। तो पहली बात एकदम आराम से, बहुत अच्छे से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम जल्दी जल्दी बनाता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई एक चार्ज, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर भेजा जा रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल जाते एक साथ क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। तो जब ये घूमा तो यहाँ पे एक रेडियस कवर कर रहा है ना ये, तो यही रेडियस के बारे में पूछ रहा है, जिसमें इसका वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी को बोल दिया है कि पहले जो इसका वेलोसिटी था उसको डबल कर दिए और इसका स्ट्रेंथ। तो देखो इसका पहले डेरिवेशन करके मैं बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखो जब ये एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो इसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी, तभी तो घूम रहा है। और हम सब ने पढ़ा है कि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत होगा mv² का, और ये mv² जो होगा वो हमारा ये वाला जो लॉरेंज फोर्स था, वो लॉरेंज फोर्स क्या था, QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा को उड़ा देते क्योंकि हमेशा तो 90 डिग्री रहता है भाई। तो mv² माने कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहाँ पे मैं एक डेरिवेशन भी कर दे रहा हूँ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा लॉरेंज फोर्स के बराबर। ठीक है, लॉरेंज फोर्स के बराबर। लॉरेंज फोर्स किसको कहते हैं, F=QVB। तो अगर हम यहाँ से R निकाले तो ये R इधर चला जाएगा और ये QVB सब नीचे आ जाएगा। तो देखो mv² यहाँ आ गया QVB=R, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर है। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ है। ठीक, अब देखो यहाँ से एक चीज़ तुम लोग को दिख रहा होगा खुद से, सर ये V और ये वाला V² ये तो कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो R का फॉर्मूला आया वो क्या आया, वो आया हमारे पास mv/QB, ये आया। तो हमको बोल रहा है कि अगर हम वेलोसिटी को क्या कर दें, वेलोसिटी को डबल कर दें, डबल यानी कि 2 टाइम्स कर दें, ये v' जो है वो डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। और जो हमारा b है, b इसको हम हाफ कर दें, मतलब इनिशियल वाला का हाफ, b' जो है उसको हाफ कर दें। तो मान लो ये स्टार्टिंग का कंडीशन है, ठीक है, और बाद में हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसको डबल कर दिया, एक को हाफ कर दिया, ये लिखा है ना। तो देखते हैं, तो हम अगर r' निकालें, ये तो r इनिशियल का था ना फार्मूला से जो आया वो, तो इसमें निकाले तो m v को हम क्या लिख दें, 2v लिख दें। ठीक है, और नीचे
क्यू के जगह पे, क्यू तो एज इट इज़ है, बी के जगह पे हम क्या कर दे, इसको b/2 लिख दे, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो 2 है ये नीचे से ऊपर जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2mv तो ये पहले से था, देखो 2mv पहले से था, अब ये नीचे से 2 गया तो यहाँ पे एक 2 और मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या, qb, तो ये क्या आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, 4 2 to 4 और यहाँ आ गया mv/qb। अब तुम एक बात बताओ, r क्या था स्टार्टिंग में, mv/qb, यहाँ भी देखो mv/qb है, लेकिन ये r' निकाल रहे हैं, तो r' जो आया वो क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ mv/qb, देखो दिख रहा है, ये 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल के है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जो हमारा r' है, यहीं पे लिख दूँ, हाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, हमारा जो r' है वो 4 टाइम्स ऑफ r है, तो इसमें ऑप्शन है क्या 4 टाइम, हाँ ऑप्शन है बी नंबर, तो ये क्या हो गया, बी नंबर होगा 4 टाइम। कैसे बन रहा है देख रहे हो, तो आपको ये डेरिवेशन भी आ सकता है मे बी, और ऐसे फार्मूला भी आ सकता है, ठीक है। हाँ डबल, देखो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, अभी डबल करके दिया, मे बी इसको हाफ कर दे, इसको डबल कर दे, स्क्वायर कर दे, कुछ भी कर दे, टेंशन नहीं लेना है, तो एकदम ऐसी फार्मूला लगाना है, रेडियस निकाल लेना है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, बोल रहा है कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिया भाई, उसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग सब पढ़े हुए हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग को भी सब पता है क्या है। देखो देखो हम लोग सबको पता है कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलल जैसे ही बोला ना भाई एकदम ऐसे बन जाना चाहिए फट से, हम खाली भाई भाई बोल रहे, बहनें भी तो हैं। तो देखो 2 पैरेलल करंट्स हैं ऐसे, ठीक है, अगर ये 2 पैरेलल करंट्स हैं तो इनके बीच के जो फोर्स आएंगे वो क्या आएंगे, हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, क्या आएगा, μ0 I1 × I2 डिवाइडेड बाय 2πd, ये एक्चुअली में 2πd ना, जो इसका ऐसा सर्कल बनता है ना यहाँ पे वो है, आप डेरिवेशन करोगे समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स देखो μ0 तो एक कांस्टेंट है, I1 I2 हमको अगर दे दिया तो ये भी क्लियर है भाई, ये जो 2π है ये भी कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज कौन हो रहा है, ये d, ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है बेसिकली, ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली r पे डिपेंड कर रहा है, माने रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ घटेगा। तो हम लोग क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको क्या किया, डिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया, किसको डबल कर दिया, डिस्टेंस को, तो बताओ फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, नीचे वाला डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग डबल करेंगे तो जो हमारा फोर्स है उसका आधा हो जाएगा स्टार्टिंग वाला का, तो इसको अगर हम लोग डबल कर रहे हैं, अगर आर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारा जो एफ है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। इस रेट को खाली याद रख लो, इसी रेट से काम करो, अगर इसको 2 गुना किया तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है, इसको 3 गुना किया तो ये 1/3 हो जाएगा, तो याद रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स बिकम हाफ टाइम्स, चाहो तो आप बना भी सकते हो। अब देखो 38 नंबर, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है नो फोर्स, एक्सपीरियंस नो फोर्स, हाँ ठीक है, मूविंग विथ थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और वो नो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड याद है ना भाई, इस तरीके का, देखो इस तरीके का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक मूविंग चार्ज जा रहा है, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री से नहीं जा रहा होगा, ऐसे नहीं जा रहा होगा, 90 डिग्री से जा ही नहीं रहा होगा, ये सामने से जा रहा होगा, है ना, सामने से, यानी कि ये अपना बना रहा होगा, बेसिकली देखा जाए तो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, दैट्स वाई ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पैरेलल होगा तो साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, याद करो, साइन हम लोगों का क्या फार्मूला होता था, QVB साइन थीटा होता था ना, यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल में अगर ये 0 हुआ तो खत्म हो गया ना भाई, तो इसीलिए देखो यहाँ परपेंडिकुलर नहीं होगा ऑप्शन में, इसके बाद बोल रहा है चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यही होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया 38 नंबर। बोल रहा था अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, अर्थ जो है वो बिहेव करता है मैग्नेट के जैसा, विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। देखो अर्थ जो है हमारा वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कब करता है, जब हम लोग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जियोग्राफिक जो होता है, वो जियोग्राफिक मेरिडियन जो या फिर जियोग्राफिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट हो,
ठीक है, तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि हमारा जब ज्योग्राफिक मैग्नेटिक फील्ड या ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन जो भी बोले, अगर वो ईस्ट से वेस्ट है तो अर्थ हमारा कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा था एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ देखो, ज्योग्राफिक मेरिडियन अलग चीज़ होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन अलग चीज़ होता है। ये आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बोला इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके बीच के एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। मेरा आप सबसे सजेशन रहेगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये चारों का चारों ऑप्शन को देख लेना, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इन सब को खाली देख लेना, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपका लगभग इस चैप्टर से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। याद रखना, द एंगल बिटवीन क्या, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 41, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, बोरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, आप खुद से सोचो। बोल रहा है कांस्टेंट एट एवरीवेयर, क्या ऐसा होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है? फिर बोल रहा है जीरो एवरीवेयर, तो ये तो कोई जिंदगी में नहीं हो सकता जीरो, है ना। फिर बोल रहा है हैविंग हाई वैल्यू, हर जगह हाई वैल्यू नहीं होता है। वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक ये लग रहा है, और कांस्टेंट एंड एवरीवेयर तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पे ग्रेविटी कहीं कुछ है और कहीं पे कुछ है, तो ये आप याद रखेंगे कि क्या होता है, जो हमारा अर्थ है उसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। आ रहा था, तो ये जो 3 टाइम्स दिया हुआ ना, इस 3 टाइम्स का वैल्यू नहीं आएगा इजीली, तो ये यहाँ पे 3 टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा जो टाइप किया ना उसमें उसने मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे 3 टाइम ना होकर के √3 टाइम्स होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखें, √3 टाइम्स यहाँ पे होगा। तो ये जो है ना बी ए हॉरिजेंटल कंपोनेंट के √3 टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ से एक फार्मूला देखें तो हमारा पास फार्मूला क्या होता है, वी वी इज इक्वल टू क्या होता है, बी एच tan, और ये होता है एक्चुअली में डिप, ये एंगल ऑफ डिप है। तो अगर हमको एंगल ऑफ डिप यानी कि tan डिप निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बी एच बाई बी वी। ठीक है, तो अब बताओ बी एच तो एज इट इज़ है, ठीक है, और जो बी वी है उस बी वी को हम क्या लिख सकते हैं, बी वी को हम लिख सकते हैं √3 ऑफ बी एच। तो यहाँ से क्या हुआ, बी एच कट गया, तो tan एंगल ऑफ डिप जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, देखो ये जो tan एंगल ऑफ डिप आएगा वो आएगा बेसिकली बी एच कट गया है तो वो आएगा 1/√3, और 1/√3 किसका होता है, अगर हम देखें इसको तो 1/√3 जो आता है tan रो इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, हमको जहाँ तक पता है कि 1/√3 का होता है। तो tan तो ये जो हमारा आया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को हम चाहें तो और हम लोग इसको π/6 भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे π/, में भी देख के डरा जाए तो आप याद रखेंगे 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो कौन सा मेन फार्मूला है भाई, ये वाला फार्मूला लेकर के काम कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए आ सकता है, आप एंगल ऑफ डिप इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अब जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ ये क्वेश्चन कुछ शर्मा गेस के क्वेश्चन है। इसमें बोला मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक डाइपोल किसको डिफाइन करते हैं, जब नॉर्थ और साउथ पोल एक छोटे से, जैसे देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में क्या होता है, 2 चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक बहुत ही छोटे से डिस्टेंस के, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल ये क्या होता है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बिटवीन अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बिटवीन अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक छोटे से डिस्टेंस में सेपरेट कर दो तो वही क्या है, वही है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अपोजिट देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 इक्वल पोल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो ये गलत है क्योंकि इक्वल पोल बोल रहा है, अपोजिट नहीं बोल रहा। तो हमको अपोजिट जानना जरूरी है कि एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। चलो बोला व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन मैग्नेटिक सोलेनॉइड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, देखो अगर मान लो मैग्नेटिक इज डबल्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो देखो अगर फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये एक सिंगल टर्न में, इसमें क्या हो रहा है, बोला इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है,
तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे 1 टर्न्स है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से किसी सर्कुलर कॉइल में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स से क्या बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ टर्न से बढ़ने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड से करंट बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है, पूछ रहा है करंट क्या होगा, तो करंट इंक्रीज होगा यार, और क्या होगा। अगेन क्या बोल रहा है, व्हाट टॉर्क ड्यूटी। तो देखो ये जो है ना टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, वो आता है बीना साइन, मतलब एक्चुअली में बीना नहीं होता है, बीना से याद कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली में होता है NIA तो इसको बीना भी बहुत लोग बोलते हैं, बीना साइन थीटा। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को ऐसे ही समझाया है, याद कराया कि बीना साइन थीटा से टॉर्क को याद कर लो। तो ये है NIA साइन थीटा। तो N हमारे सामने 700 टन है, I हमारे सामने कितना है भाई, देखो I हमें 20 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ना ये जो टाइप जिसने किया है उसने बहुत मिस्टेक किया, तो ये 20 एम्पियर यहाँ होगा। ठीक है, तो ये 20 एम्पियर यहाँ हो गया। अब उसके बाद एरिया की अगर बात करें ना, तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को जैसे ही आप चेंज करोगे ना, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ 400 सेंटीमीटर को, तो 0.04 मीटर स्क्वायर में। और इसके बाद जो हमारा B है, B हमारा दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, और नीचे जो है आपका साइन थीटा जो है, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा हमको राइट एंगल दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 होती तो पहले ही 1 हो गया। तो इन सबको अगर सॉल्व करें 7, 2, 0.4, 0.2, इसको सबको अगर सॉल्व करें, तो देखो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, चलो इतना तो बेसिक सा कर ही सकते हैं। ये 20 हो गया, यहाँ से अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 100 इंटू, यहाँ से हटाएंगे तो ये आ गया 2/10, पॉइंट हटाने की बात कर रहा हूँ, इधर साइन 90 की 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से केवल 2 बचेगा, है ना, यहाँ से उसको पूरा काट दो तो यहाँ से 2 बचेगा, ये पूरा यहाँ से काट दो तो 7 बचेगा, तो 7 2 जा 14 और 14, और यहाँ से क्या हो गया, या फिर ऐसे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या फिर ऐसे बोल सकते हो, यहाँ 1 है ना, हाँ ये 4 है, तो इसको देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा लगभग 112 के आसपास आएगा। और नीचे से कुछ तो बचना चाहिए भाई, यहाँ 100 था, यहाँ 0.2 था, 10 था। ठीक है, यहाँ 20 एम्पियर था, तो यहाँ से 2 कट गया 10 के हिसाब से, और यहाँ से 100 कट गया। ठीक है, नहीं कुछ तो मिसप्रिंट है। अगर नंबर ऑफ टन्स हमारा 700 टन्स नहीं है, सॉरी, देखो यहीं पे मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो रहा है, लिखेंगे ऐसा तो होगा ही ना भाई। देखो ये है क्या है, ये 70 टन्स है यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 70 टन्स। अगर 70 टन्स है तो यहाँ से एक ही जीरो कटेगा, इस 100 जो है ना, ये 100, इस 100 के पास से एक ही जीरो कटेगा भाई। देखो ये जो 100 था, यहाँ से एक ही जीरो कटा, तो ये हो गया 7 2 जा 14। ठीक है, और यहाँ से फिर देखो जैसे इस इधर फिर देख लो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा 112, और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो लगभग आएगा 11.2 टेस्ला के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, आपको लिखना है 11.2 टेस्ला। ठीक है, ये आएगा। ये शर्मा के इसका क्वेश्चन है, तो मिसप्रिंट तो देखने को मिलेगा ही अपने को, तो ये चीज़ है। चलो अब पूछ रहा था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। देखो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है ना मोशन के डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, हेलिक्स होता है। तो बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, हेलिकल पाथ मार के आ जाते हैं आंसर में। ठीक है, देखो हेलिकल कब होता है, जब हम यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, भी जो है मतलब वेलोसिटी इधर है, फोर्स बीच में लग रहा है, तो जब फोर्स का पाथ बोला जाए ना तब वो हेलिकल है।
लेकिन अगर तुमसे खाली पूछ रहा चार्ज पार्टिकल का, तो देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ डॉटेड से दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका नेट निकालें ना, नेट, ठीक है, तो नेट में आएगा हेलिकल या फिर हेलिक्स, लेकिन ऐसे अगर चार्ज पार्टिकल का पूछे तो क्या होगा, सर्कुलर, तो सर्कल होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम ऐड किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ बोल रहा है एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, इन सब के इक्वल काइनेटिक एनर्जी है और इसको सेपरेट किया गया है एक रेडियस से ऑफ देयर पाथ व्हेन अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। तो इसको सेपरेट किया गया है, तो इसमें अगर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसके रेशियो क्या होंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो आर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वो होता है 2m(k) डिवाइडेड बाई QB, याद रखना। आर का जो आता है ना रेडियस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद वही रेडियस जो पहले पढ़ रहे थे हम लोग, वो आता है 2m(k/QB), ठीक है। तो अगर मान लो हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो आएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन K डिवाइडेड बाय QB, ठीक है। इसी के बाद अगर मान लो हम किसके लिए बात करें, इसके बाद हम ड्यूटोरियम के लिए बात करें, है ना, ड्यूट्रियम के लिए बात करें, नहीं ड्यूट्रियम नहीं, ड्यूट्रॉन है, सॉरी, ड्यूट्रॉन के लिए बात करें तो ड्यूट्रॉन में 2 हो जाता है। तो 2 होने से क्या हुआ, ये 2 पहले से था और इसका जो मास है ये दुगना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे फिर K और डिवाइडेड बाई यहाँ जो चार्ज है ये QB नहीं होता है भाई, ये चार्ज EB होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे QB लिख रहा हूँ यार, चार्ज है, चार्ज इतना चल रहा है ना कि Q दिख रहा है, तो ये Q नहीं होता है, ये क्या होता है, E होता है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, ये क्या है भाई, ये E है, तो यहाँ क्या आ गया, EB आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर हम अल्फ़ा के लिए निकालें, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, तो अल्फ़ा पार्टिकल आप सबको पता है आर अल्फ़ा के लिए निकालते तो ये आ गया √अंडर, ये आ गया 2, और उसका जो मास हो जाता है ना वो हो जाता है 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इंटू K, इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, सॉरी। यहाँ पे ये जो आता है ना चार्ज, इस पर चार्ज आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2e, और यहाँ आता है B। तो अगर हम इसको देखें तो ये लगभग सही है, सब सही है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है इसको अगर हम 1 माने तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ये सब चीज़ लगभग कॉमन है, देखो ध्यान से देखो मेरे एरो को देखो, ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन K EB मतलब सब चीज़ कॉमन है, खाली ये √2 एक्स्ट्रा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, रेशियो बनाएं, तो इसका रेशियो में हमें यहाँ से √2 मिलेगा, लेकिन इसके रेशियो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 है, 2 है, तो इस 4 को अगर हम बाहर निकाल दें, ठीक है, या फिर यहाँ से हम 2 बाहर निकालें, चलो इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये चीज़ ऐसे है, तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकालें, 2 × 2, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि सब 2 मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म में है, ये आ गया K, और नीचे आ गया, नीचे वाला जो है उसमें रूट नहीं है, तो ये आ गया 2EB, ठीक है। तब ये जो 2 × 2 है ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, और नीचे रूट के अंदर में क्या रह जाएगा, रूट के अंदर में रह जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू K, और नीचे आ गया क्या, 2EB। तब यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन K इंटू EB ये स्टार्टिंग के जैसा ही हो गया, तो मतलब इसका रेशियो क्या आ गया, 1। तो ओवरऑल जो इसका रेशियो का आएगा वो क्या आएगा, 1:√2, देखो क्या आएगा, 1:√2:1, ऐसा आना चाहिए। तो ये क्या है, 1:√2:1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका गेस्ट पेपर में गलत है, गेस्ट पेपर में ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला, और जबकि ये कभी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मूव किया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए फोर्स एक्सपीरियंस उस पर कितना होगा। तो अगर उस पर हम देखें पैरेलल है, तो भैया पैरेलल के लिए फिर से वही चीज़ यार, F = क्या होता है, QVB होता है ना, QVB sin थीटा होता है कि नहीं। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो क्या होगा, EVB sin थीटा होगा, है ना। और बोला पैरेलल चल रहा, तो पैरेलल चल रहा तो क्या होगा, EVB sin 0 डिग्री, और sin 0 तो पूरा ख़त्म, तो F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ F हो गया 0। और कोई क्वेश्चन है क्या, यस। तो
तो एक प्रोटॉन है जिसको इंटर किया गया मैग्नेटिक फील्ड 10T, जिसका वेलोसिटी 2 × 10⁷ है, राइट एंगल से इंटर हो रहा है। तो बताइए इसका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो देखो अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएं तो होता है F = QVB sin 90 डिग्री, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो Q अपने को कितना दे रखा है, Q यहाँ पे दे रखा है कि एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का जो देखो लिखा है चार्ज ऑन प्रोटॉन लेना है कितना, आपको 1.6 लेना है। तो चलो भाई मैं 1.6 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो 1.6 × 10⁻⁻19। भी अपने पास कितना दे रखा है, जो वेलोसिटी है वो दिया है 2 × 10⁻7। और बी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10T, ठीक है। और साइन का तो पहले ही खेल चुके हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 19 में से अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 19 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका -10⁻11 बच जाएगा। यहाँ से एक और 10 भी तो है ना, ये 10 को देखें तो ये 7 और 1 8, और 19 में से 8 जाएगा तो 10⁻11 बच गया। और 1.6 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2। तो 3.2 × 10⁻11 न्यूटन के बराबर आएगा। क्या ऑप्शन हमें दिख रहा है, यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बोला साइक्लोट्रॉन को यूज़ किया जाता है किसके लिए, बहुत बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन मार के आ जाता है, नहीं भाई, साइक्लोट्रॉन को यूज़ किया जाता है पॉजिटिव आयन को एक्सीलरेट करने के लिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को यूज़ किया जाता है एक्सीलरेट पॉजिटिव आयन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ गाइज ये जो हमारा सीरीज़ है, ये पहला सीरीज़ जो है वो ख़त्म हुआ। होप कि आपने ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा क्लियर हुआ होगा और ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जो 5 चैप्टर का आपने एक क्विक रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको इस पीडीएफ मतलब ये जो क्लास हुआ है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करें, ठीक है। और वहाँ पे आप मैसेज करें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ सारे प्रोवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे बायो का क्लास भी चलता है, तो आप में से जो भी बच्चे बायो के हैं वो बायो का भी वीडियोस देख सकते हैं। अभी जल्द ही क्लास 12 का भी बायो का बहुत सारा वीडियो आने वाला है। जिस तरह से मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया, बायो वाले सर भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इन करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।